चलो भाई सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट ऑफ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें हम पढ़ेंगे जो वो कौन से स्टेट से जिन्होंने बात नहीं मानी इंडियन गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट की इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की। Hi, welcome to Forge Education of this is Himanshu. So let's start our third part of first chapter challenges of nation building। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में आपने देखा पीसफुल नेगोशिएशन हुआ जिसमें कि लगभग हर स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन कर दिया इन चार स्टेट को छोड़ के। इनको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। पहले हम देखते हैं जूनागढ़ में क्या हुआ, प्लेबिसिट। प्लेबिसिट का मतलब आपका रेफरेंडम जिसका मतलब होता है यस या नो में वोटिंग। फिर आपका दूसरा आता है हैदराबाद, वहां पे निजाम ने सरेंडर कर दिया। फिर आपका तीसरा आता है कश्मीर, वहां पे स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई। मणिपुर, फिर चौथा आता है मणिपुर, वहां पे महाराजा ने एग्री कर गए महाराज वहां के। अब हम इनको डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। जो उस टाइम का हैदराबाद हुआ करता था उसके अंदर कुछ पार्ट महाराष्ट्र के हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटका के हुआ करते थे। वहां का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था निजाम। एक्चुअली निजाम उसका नाम नहीं था, उसको एक टाइटल दिया गया था जिसको बोला जाता है निजाम। वो एक वर्ल्ड के अंदर रिचेस्ट मैन था। क्या था आपका वर्ल्ड के अंदर रिचेस्ट मैन। फिर वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट स्टेटस लेता है हैदराबाद के लिए। इसका मतलब हुआ कि वो ना इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहता है ना पाकिस्तान के साथ, वो हैदराबाद को एक अलग कंट्री बनाना चाहता है। फिर इसके लिए वो क्या करता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करता है नवंबर 1947 में इंडिया के साथ। इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करता है वो कि भाई मैं अपना हैदराबाद का एक अलग रखना चाहता हूँ, ना इंडिया के साथ जाना चाहूंगा ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहूंगा। वहां के जो हैदराबाद के जो पीपल होते हैं वो इसके जो रूल होता है उससे इसके बिल्कुल खिलाफ होते हैं। वो इसके रूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो इसके खिलाफ। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ मतलब रिवॉर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं आपके तेलंगाना में कुछ पार्ट्स में, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में रिवॉर्ड्स वगैरह स्टार्ट होने जाता है। इसको देखते हुए निजाम क्या करता है, उसके पास एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है। निजाम के पास उस टाइम की पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जिसको बोला जाता है रजाकर्स। क्या होते हैं वो रजाकर्स। रजाकर्स एक्चुअली क्या थे, वो उस नेचर के थे, कम्युनल नेचर के थे। आपके कम्युनल नेचर के थे, वो मेनली मुस्लिम थे। और जो हिंदू लोग के, जो मुस्लिम लोग नहीं थे, इनकी जो पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे निजाम के अगेंस्ट, उसमें मेनली जो हिंदू और सिख और अदर रिलीजन के लोग थे उनको ये रजाकर्स मार रहे थे। जो मुस्लिम थे उनको कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो हिंदू थे और अदर रिलीजन लोग थे उनको मार रहे थे। इसके चलते क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी भेजती है वहां पे हैदराबाद में ये सब सॉल्व करने के लिए। फिर कुछ टाइम बाद निजाम सरेंडर कर देता है और फिर ये जो आपका हैदराबाद है वो इंडिया के साथ आ जाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मणिपुर। मणिपुर में महाराजा हुआ करते थे बोध चंद्रा सिंह। कौन से, क्या नाम था महाराजा का, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट बनता है, बोध चंद्रा सिंह। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन तो साइन कर लिया था इंडिया के साथ, पर उन्होंने ऐसे कहा कि भाई जो कि वहां के अंदर के मैटर्स होंगे वो सिर्फ ये महाराजा देखेंगे। वहां पे इंडियन गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, वो सब महाराजा देखेंगे। ये अपनी कौन सी अप्रोच थी, सेकंड अप्रोच थी। जो हमने पहले डिस्कस की थी 3 अप्रोचेस में, वो सेकंड अप्रोच को इसमें देखा गया। फिर वहां पे कुछ टाइम बाद 1948 जून में क्या होता है, वहां पे पब्लिक प्लेस बनता है। पब्लिक प्लेस से वहां के जो लोग होते हैं वो महाराजा ये कहता है कि भाई मैं अपने अंदर के मैटर में हम खुद देखेंगे। उसके लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर इसके दबाव में आगे क्या, वहां पे इलेक्शन होते हैं। महाराजा हेड इलेक्शन, जून 1948 वहां पे इलेक्शन होते हैं और वो आपके फर्स्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर फर्स्ट इलेक्शन होते हैं। ये क्या होती है, ये आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। मणिपुर इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना था जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर इलेक्शन हुए थे। फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो जाती है। अब इस टर्म का मतलब क्या, इस टर्म का मतलब ये होता है कि वहां पे हर काम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होगा, पर जो भी वहां के इंटरनल मैटर्स होंगे उसको भी जो वहां पे मतलब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है और वहां के जो इंटरनल मैटर्स होंगे वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही देखे जाएंगे और सब कुछ वैसे किया जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सितंबर 1948 महाराजा साइन मर्जिंग एग्रीमेंट विद इंडिया। इसमें फिर थोड़े टाइम पर महाराजा देखते हैं कि भाई वहां के पीपल उनसे बहुत नाराज है। फिर इसके चलते महाराजा 1948 में इंडिया के मतलब अपना पूरा सारा मतलब ये मणिपुर
टोटली इंडिया को दे देते हैं और इंडिया के साथ साइन कर लेते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ जा रहे हैं। वो सिर्फ ये खुद के हिसाब से ये डिसीजन ले लेते हैं। वो कोई वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके अंदर नहीं जाते, वो बाहर से ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट साथ डिसाइड कर लेते हैं। वो बाहर से सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। उस चीज को वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस फेवर करती है, जो वहाँ की स्टेट कांग्रेस होती है, और जो अदर पार्टीज होती है वो अपोज करती है। इसके साथ ही मणिपुर फिर इंडिया के साथ मर्ज हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कश्मीर। 4 और 6 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। पहले हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। इसके बैकग्राउंड में बात करें तो बिफोर 1947 कश्मीर जम्मू कश्मीर वाज प्रिंसली स्टेट रूल बाय महाराजा हरि सिंह। कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसको रूल करते थे महाराजा हरि सिंह। फिर वहां पे एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला। वो महाराजा वहां पे रूल करते थे उनके रूल के अगेंस्ट थे, और वो ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे और ना ही कश्मीर को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि वो ना पाकिस्तान के साथ जाए और ना एक कश्मीर को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए। फिर एक 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, तब क्या करते हैं, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री भेजती है कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। इससे महाराजा के पास उस टाइम इतनी फोर्स नहीं होती, वो इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है। इसके बदले इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले आप हम आपकी हेल्प कर देंगे, पर आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ेगा। ये जो अपने महाराज होते हैं ये एग्री कर जाते हैं। फिर क्या होता है 1948 में जो जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला, उनको वहां का पीएम बना दिया जाता है। कहां का? जम्मू कश्मीर का पीएम बनाया जाता है। ये आप थोड़ा नोटिस करें। फिर हम देखते हैं कि भाई मेन प्रॉब्लम कहां थी कश्मीर इशू में। मेन प्रॉब्लम थी आपकी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये। एक्चुअली इन आर्टिकल में क्या था? इन आर्टिकल में था कि भाई ये जो कश्मीर है इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो वहां का सीएम, जहां मतलब स्टेट का सीएम होता है, उसको पीएम बोला जाएगा। और वो जहाँ का जैसे मतलब स्टेट का गवर्नर होता है, वहां पे बोला जाता है सदर रियासत। क्या बोला जाता है? सदर रियासत। वहां का जो फ्लैग है वो भी अलग होगा। जो भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी वो कश्मीर स्टेट में लागू नहीं होगा जब तक वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसको पास ना कर दे। ये सारी मतलब एक तरह से ऐसा लगता था कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। उस टाइम तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया था, पर इन आर्टिकल की वजह से ऐसा लगता था कि भाई कश्मीर एक बिल्कुल भी इंडिया का पार्ट नहीं लगता था। फिर इसके चलते आपके जैसे क्या वो पता है, रिसेंट में मोदी गवर्नमेंट लाई है। कब लाई थी? 5 अगस्त 2019 को लाई कि भाई अबोलिश किया जाए 370 और 35A को। लोकसभा में ये पास हुआ आपके 6 अगस्त को। फिर प्रेसिडेंट के इसको साइन मिले 9 अगस्त को। फिर क्या हुआ, फिर जम्मू कश्मीर को जो स्टेट था उसको 2 यूटी में बांट दिया, जिसको बोला जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मोस्टली पीपल ये बोलते हैं कि भाई जो 370 हटा दिए गए, इसका मतलब आपको ये चीज आप समझिए, जो आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जा चुके हैं उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उन आर्टिकल को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। उनमें हमेशा चेंजेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट होती है, उनमें उनको कभी हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी नॉलेज के लिए कभी भी कोई आर्टिकल को हटाया नहीं जाता, उनके अंदर अमेंडमेंट होती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो इसी बार ऐड हुआ, सरदार वल्लभ भाई का रोल। पहले ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में था, पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जैसे कि आपको पता है ये आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। फर्स्ट हमारे डिप्टी पीएम थे, साथ ही फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। इनको कब मेजर फ्रीडम लीडर माना गया? आफ्टर खेड़ा सत्याग्रह 1918 एंड बरौली सत्याग्रह 1928। फिर आपकी बात आती है जब हमारे हमको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, तब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो किसको दिया गया? हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ ज्वाइन करना था। फिर इन्होंने कौन से जो रीजन थे उनमें मेनली प्रॉब्लम फेस की। फर्स्ट आपका आता है हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। इनमें तो इन्होंने मिलिट्री बेस के सब कुछ सही कर लिया। फिर कश्मीर में भी चाहते थे भाई इसका फुल इंटीग्रेशन हो, पर थोड़ी ऐसी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसके वजह से कश्मीर फुली इंटीग्रेट नहीं हो पाया। जैसे कि हमें पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री में एनसीआर बोला जाता है। एनसीआर का मतलब हुआ नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्टिक। इस टॉपिक का बेसिकली मतलब हुआ जैसे कि
जब पार्टीशन हो चुका था तो इंडिया अलग हो चुका था, तो उसमें कई स्टेटों के अंदर ये मांग उठने लगी, या कई आप जैसे मान सकते हैं रीजन से ये मांग उठने लगी कि भाई हमारे जो बाउंड्रीज को रिफॉर्म किया जाए लिंग्विस्टिक बेस पे, जियोग्राफिकल बेस पे, ऐसे से हमें फॉर्म किया जाए डिफरेंट स्टेट्स को। पर इंडियन गवर्नमेंट इस जो ये डिमांड उठती थी उसको हमेशा टालती थी या इग्नोर करती थी, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि भाई हम वापस से रिफॉर्म करेंगे तो वापस से कहीं इंडिया बिखर ना जाए, या उसका वापस से डिसइंटीग्रेशन ना हो जाएगी, अलग अलग स्टेट बन जाए। फिर सबसे पहले जब इंडियन गवर्नमेंट ये जो डिमांड उठने लगी डिफरेंट स्टेट से उसको टालने लगी, तो इसके चलते फिर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं विशाल आंध्र मूवमेंट। कहां पे स्टार्ट हुआ? आपके आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग पीपल रहते थे। उन्होंने डिमांड करी भाई एक आंध्र प्रदेश एक डिफरेंट स्टेट बनाया जाए। उसके जो मेनली लीडर हुआ करते थे, उस मूवमेंट के हेड हुआ करते थे, उनका नाम था पोटी श्रीमालो। वो क्या थे? वो बेसिकली एक कांग्रेस लीडर थे, वेटरन गांधी थे। उन्होंने इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया? उन्होंने इस डिमांड पूरा करने के लिए वो इंडिफाइंड फास्ट पे गए, फास्ट रखा उन्होंने 57 डेज में। फिर उनके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद वहां पे जब उनकी डेथ हो गई तो वहां के आंध्र प्रदेश के लोगों ने वहां पे वॉयलेंस वगैरह स्टार्ट कर दिया, फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद पीएम होते हैं जो अपने जवाहरलाल नेहरू, वो अनाउंस कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन दिसंबर 1952। ये आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक। कब ये अपना आंध्र प्रदेश ये जो फर्स्ट स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म हुआ। जब आपके आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया गया तो भाई और जो अदर जो आपके मतलब रीजन्स थे वहां से भी डिमांड उठने लगी कि भाई उनको भी एक अलग स्टेट बनाया जाए लैंग्वेज की बेसिस पे। फिर उसके चलते क्या होता है कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है 1953 में। कब बनता है आपका? 1953 में। नेहरू जी उस टाइम क्या करते हैं, 3 मेंबर बॉडी बनाते हैं इस कमीशन में। कितनी मेंबर? 3 मेंबर बॉडी। पहले का नाम होता है फैसल अली, दूसरे का नाम होता है SD पानीकर, तीसरे आते हैं हृदयनाथ कुंजरू। फिर इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया और किस चीज पे मेनली फोकस किया? वो 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहले इसने फोकस किया रीग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स को फॉर्म किया जाए लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए, उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ध्यान रखते हुए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें ध्यान में रखा गया कल्चर और जियोग्राफिकल पोजीशन को, मेनली कल्चर और जियोग्राफी में ध्यान दिया गया। फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है कि भाई 1 लैंग्वेज 1 प्रोविंस शुड नॉट बी प्रमोटेड, मतलब कि ऐसा कोई स्टेट ना, मतलब ऐसे ना बन जाए पूरी कंट्री कि जहां पे सिर्फ 1 लैंग्वेज के लोग ही हो, ऐसा ना हो। फिर क्या होता है कि इनिशियली इसके बाद एक्ट लाया जाता है। कब लाया जाता है? आपका 1956 में, जिसमें कि 14 स्टेट और 6 यूटी को बनाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कमीशन तो आपका आया था 1953 में और ये एक्ट पास हुआ था 1956 में। इसमें 90% बच्चे मेनली गलत करते हैं इसको, आपको ध्यान में रखना है कमीशन 1953 में आया था और एक्ट पास हुआ था 1956 में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें क्या लेसन्स मिलते हैं इस नेशनल इंटीग्रेशन से। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि नेशनल इंटीग्रेशन हो गया तो पूरी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जिससे कि अच्छी ग्रोथ होगी। फिर आता है हमारा प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब कि प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा जिससे कि अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जिससे अच्छी ग्रोथ होगी हमारी कंट्री में, इकोनॉमी की भी साथ में ह्यूमंस की भी। फिर तीसरा पॉइंट आता है रियल सेक्युलरिज्म। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि भाई कंट्री के हमारी कंट्री कोई भी रीजन से नहीं जानी जाती थी, सभी रीजन्स एक माना जाता था। ये कुछ जो आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।